हेलो बच्चों, देखिए आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। जीओसी का एक ऐसा पार्ट जो आपके आगे की ऑर्गेनिक डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छे से सीखने वाले हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझने के लिए, सीखने के लिए, उसका नाम सीखने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज सीखने के लिए, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको ये वाला टाइटल बहुत अच्छे से आना चाहिए। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं होता है, लेकिन अगर ये टाइटल आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो इसके बाद चाहे आप नाम लिख रहे हो या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, आप इजीली इन सभी पार्ट्स को सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमारी आगे मदद करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन रख लीजिए और जल्दी से जो भी पॉइंट्स लिखवाऊं आप फटाफट नोट कीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको बताया जाए कि हाइड्रोकार्बन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बेसिक जो सबसे पहले मतलब सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैं कहूं तो सिंपल हम लोग बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की। सिंपलेस्ट में आपके एल्केन भी आ जाते हैं, ठीक है, एल्कीन भी आ जाते हैं और आपके एल्काइंस भी आ जाते हैं। तो मैं सीधे लिख सकता हूं हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ये होते हैं। ठीक, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर मैं किसी तरीके से एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है, हाइड्रोजन हटा करके मैं कोई ग्रुप लगा दूं, अभी मुझे नहीं पता कि ये ग्रुप क्या है, इसका नेचर क्या है, बट कोई ग्रुप लगा दिया जाए तो इस तरीके से आपका एक नया न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसका बिहेवियर पहले वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि पहले हाइड्रोकार्बन्स का जो था वो अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए सिर्फ हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाए, बट स्टार्ट अगर हम करते हैं तो हाइड्रोकार्बन इन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग नए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जरा एक बार देखना यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला है आर और एच, जहां पे हमने जो आर लिया हुआ है, आर ये आपकी कार्बन चेन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, कार्बन चेन। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये कार्बन चेन है और उसमें से सिर्फ मैंने एक हाइड्रोजन अलग से रिप्रेजेंट कर रखा। अब मान लीजिए कि यही हाइड्रोजन हटा दिया हमने किसी रिएक्शन के थ्रू, अभी हमें रिएक्शन नहीं आती लेकिन हमें सीखना ये कि किसी तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो एलिमिनेटेड वाले हिस्से को नीचे दिखा देते हैं, जिसको हटाया जाता है आप नीचे शो कर सकते हैं, और जो आप ऐड कर रहे हैं इसे आप ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। जनरली जो ऐड होता है वो आप ऊपर दिखाएं और जो एलिमिनेट हो रहा है उसे नीचे दिखा दें, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा। अब ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, इसकी आइडेंटिटी, पहचान क्या है, कोई नाम में इसकी आइडेंटिटी की भी बात हो जाती है, पहचान क्या है, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में आपके दोनों प्रॉपर्टीज की बात हो सकती है, चाहे वो आपकी फिजिकल हो या आपकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो, तो सब कुछ डिसाइड अगर करना है आपको तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल पता होनी चाहिए। और उसके लिए भी सबसे पहले आपको ये जो ग्रुप आपने ऐड किया है, ये जो आपने ग्रुप ऐड किया है, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर इसके बारे में डिटेल पता लग जाए तो हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये सारी बातों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आराम से पता लगा सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की हमें बात करनी चाहिए कि सर ये क्या होता है और किस तरीके से ये किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, आइडेंटिटी के बारे में बताता है। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप ये कोई एक सिंगल एटम हो सकता है या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, सिंगल एटम हो सकता है या फिर एटम्स का एक ग्रुप हो सकता है, विच डिसाइड्स आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस बारे में आप ध्यान से देखिएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं,
तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप की उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उनका नाम होता है और कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिटी उन पर डिपेंड होती है। तो फटाफट इतना नोट कीजिए, चेक करते हैं एक एक करके। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स की क्लास लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ अलग अलग कंपाउंड्स बताऊंगा, उनके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के नाम और साथ ही साथ स्ट्रक्चर। जैसे पहला आप देख सकते हैं एल्कीन, जैसा कि अभी आपको मैंने पीछे इन्फॉर्मेशन दी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है और उस हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन हटा देते हैं और नया कोई फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड कर दें तो हमारा कोई नया कंपाउंड बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं कुछ हाइड्रोजन सिर्फ एलिमिनेट अगर होते हैं, मान लो ये आपका केस है, तो नया कंपाउंड सिर्फ अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट भी हो जाते हैं तो उसमें आपके क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। कौन से कंपाउंड बनते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिनमें आप समझ गए होंगे एल्कीन और एल्काइन बनता है। कोई नया फंक्शनल ग्रुप उनमें नहीं ऐड हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट होते हैं तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपका कंपाउंड अब सैचुरेट नहीं रहता, जिसे हम अनसैचुरेशन बोलते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। तो 10th क्लास में आपने इनमें से कई सारे फंक्शनल ग्रुप सीखे होंगे और फटाफट चेक करते हैं। जैसे एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सीधे ही हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच हमें दो बॉन्ड हाईलाइट करने हैं, इस तरीके से शो करने हैं। लेकिन बची हुई कार्बन की दो वैलेंसी, मतलब ये कार्बन भी बचे हुए दो किसी मतलब पर्टिकुलर हाइड्रोजन से या कोई और पर्टिकुलर चेन से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। ये वैलेंसी हम फ्री छोड़ रहे हैं, ये आगे चेन से भी अटैच हो सकता है या फिर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। बस हमें इस बात पे ध्यान देना है कि ये वाला बॉन्ड ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपकी क्या है, एल्कीन को शो कर रही है। तो इस तरीके का कहीं पे भी आपको किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नजर आता है तो आप कहेंगे ये क्या है, एल्कीन है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो सेकेंड है जिसमें हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो बहुत अच्छे से ये वाली बात भी पता है कि कार्बन कार्बन के बीच ऐसे 3 बॉन्ड अगर नजर आते हैं और जो आपका इस साइड की वैलेंसी और इस साइड की वैलेंसी हो सकता है ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हो, या अगर चेन बड़ी है तो यहाँ पे भी कार्बन अटैच हो सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कार्बन की चेन होगी। तो लेकिन आप ये जरा देखिए, सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करेंगे, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एल्काइन को। ऐसे ही आप देख सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन का मतलब होता है आपका ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, है ना, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट, जिसमें हेलोजन डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए तो हेलोजन्स इनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब हेलोजन्स मतलब हेलोजन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हैं तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव। मतलब हेलोजन डेरिवेटिव मतलब हेलोजन के कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी अगर कार्बन चेन है, कोई भी चेन है, अब कार्बन चेन 1 की भी हो सकती है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे ही हेलोजन को हाईलाइट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्री बॉन्ड छोड़ा हुआ है और यहाँ पे हेलोजन आपका प्लेस किया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर चेन 2 कार्बन की है तो वहां पे हेलोजन एक साइड लगा है, तो ये आपकी चेन है और उससे हेलोजन क्या है, जुड़ा हुआ एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं इसे हाईलाइट नहीं करता हूं, मैं इसे शो नहीं करता हूं, तो भी ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हेलोजन किसी न किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। अभी हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाम जब लिखेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि वो कार्बन चेन कितने कार्बन की है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अल्कोहल्स मोस्ट कॉमन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी, और इसको हम दिखाएंगे OH से, देख सकते हैं आप, OH से दिखाएंगे। आप जल्दी से चेक कीजिए एक बार, ठीक, चेक कर लिया आप सबने। तो अब देखो, अब बात करते हैं थायो अल्कोहल, या जिसे एक और नाम से जानते हैं मरकैप्टेन, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है, ध्यान से देखिए, मरकैप्टेन बोलते हैं। तो अब थायो अल्कोहल्स में देखिए क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सी है इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन इस क्लास को पूरा ही नाम इसका बदल के रखा हुआ थायोऑल बोला जाता है, या हम एक और नाम से इसे जानते हैं मरकैप्टो के नाम से जाना जाता है, मरकैप्टो। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं आप, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाया जाएगा, बाकी बिल्कुल अल्कोहल की कैटेगरी ही कहलाती है। सल्फर वाले अल्कोहल्स होते हैं, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली इनको थायो अल्कोहल्स के नाम से जाना जाता है।
ईथर की अगर बात करें यहाँ पे, तो मैं पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ असाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से चेक कीजिएगा, ये चीज एक बार देखिए आप कि ऑक्सीजन है और इधर भी वैलेंसी छोड़ दी है मैंने, उधर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस साइड भी कार्बन चेन लगी है और इस साइड भी कार्बन चेन लगी है। तो कभी अगर ऑक्सीजन इस फॉर्मेट में हमें नजर आए, ऑक्सीजन इस फॉर्मेट में नजर आए कि दोनों तरफ कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो उस कैटेगरी को हम लोग ईथर बोलते हैं, उस कैटेगरी को हम ईथर बोलते हैं। लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या दिया जाएगा? तो इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम कुछ खास नहीं होता है, डाईवैलेंट ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को देख करके, डाईवैलेंट ऑक्सीजन। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपका नेक्स्ट भी है, देखो डिपेंडेंट शायद उसी पे बिल्कुल सेम है, उसी जैसा थायो ईथर। आप चेक कर सकते हैं थायो ईथर किसे कहते हैं। बस ऑक्सीजन की जगह उसी की फैमिली का कौन सा सल्फर अगर जुड़ा हुआ तो वो थायो ईथर कहलाते हैं। सो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? डाईवैलेंट सल्फर लिखूंगा। ओके, सो नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से पता है एल्डिहाइड, मोस्ट कॉमन, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा। कुछ इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेड होता है। अगर पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो ऐसे ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका दिखाया जाता है। ये जो फ्री वैलेंसी मैंने छोड़ी हुई है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी किसी भी कार्बन चेन से अटैच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये CHO तो लॉक्ड हो चुका है बिल्कुल, और अब पीछे एक कार्बन की चेन हो या 2 कार्बन की हो या किसी भी कितने भी कार्बन की चेन हो, वो पूरा का पूरा कंपाउंड किस कैटेगरी में आ जाएगा? उसको हम लोग एल्डिहाइड के नाम से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है, मतलब आइडेंटिटी। तो अगर CHO है तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि वो क्या आएगा, मतलब उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड्स कहेंगे। नेक्स्ट वन देखिए कीटोन। तो बहुत अच्छे से आपको ये वाला भी पता है कि कीटोन के केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला देखिए कुछ इस तरीके से, कार्बन जो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ इसकी वैलेंसी फ्री है, मतलब यहाँ पे वो दोनों साइड से क्या हुआ है? कार्बन चेन से जुड़ा हो सकता है। एक कार्बन से भी दोनों तरफ एक से भी जुड़ सकता है, एक से ज्यादा। हमें बस ये देखना है कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंपाउंड के अंदर क्या CO दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब अगर जुड़ा है तो वो कीटोन की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? कीटोन की कैटेगरी। तो पहले तो मैं एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसे एल्डिहाइडिक ही बोला जाता है, एल्डिहाइडिक या फिर फॉर्माइल के नाम से भी जानते हैं। जबकि ये कीटोन वाला जो केस है उसको कीटोनिक या ऑक्सो के नाम से भी जाना जाता है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिलिक वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक की वजह कार्बोक्सिल भी लिख सकते हैं हम लोग। और इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है, COOH, जिसका ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा आपको ठीक तरीके से दिखाऊं तो कुछ ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फटाफट एक बार कॉपी में इनको लिख लो ताकि आप सब लोग अच्छे से इनको रिकॉर्ड कर पाए, मतलब सेव कर पाए। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हमारे सामने 10 और नए फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, फटाफट चेक कीजिएगा। ध्यान से एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा। एसिड क्लोराइड, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिएगा। एसिड क्लोराइड, भाई एसिड क्लोराइड जो है, अगर मैं पहले इसका फंक्शनल ग्रुप नोटेशन दूं तो कुछ ऐसा होता है, देखिए कुछ इस तरीके से होता है, CO और उसके साथ में हेलोजन। यहाँ पे क्लोराइड्स मेंशन है इसलिए हेलोजन मैंने लिखा हुआ है क्लोरीन। और ये वाला जो फ्री बॉन्ड है ये किसी भी कार्बन चेन से अभी क्या होगा? जुड़ सकता है, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूले में सीधे सीधे इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, COCl की फॉर्मेट में आपको लिखा मिल सकता है। तो इसको हम ऐसे करके इसका नाम लिख सकते हैं क्लोरो कार्बोनाइल। अब नाम से एक बार मैच करके देखते हैं। क्लोरो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से, और कार्बोनाइल ये जो ग्रुप है ना, इसको कार्बोनाइल, यहाँ पे हम लोग इतने ग्रुप को कार्बोनाइल बोल रहे हैं। कार्बोक्सिलिक नहीं है ये, कार्बोक्सिल वाला नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिल वाला तो हमारा ऐसा था। तो कार्बोनाइल CO ग्रुप को यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप ध्यान से समझ सकते हैं। सेकंड, एसिड एनहाइड्राइड।
भाई एक चीज है यहाँ पे, एसिड भी है और एनहाइड्राइड है। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं फंक्शनल ग्रुप को लिखने से पहले। भाई आपको पता है एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें वाटर ना रहे, है ना, रिमूवल ऑफ वाटर। एनहाइड्रस वर्ड सुना होगा आपने, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस उसी से रिलेटेड है एनहाइड्राइड। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कोई कार्बन चेन है। अब हमें एक ये नहीं पता कि उस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर यहाँ पे क्या है, कार्बन चेन। तो इस एसिड में अगर मैं इसके एक और मॉलिक्यूल ऐसे करके आपको लिख के दिखा दूं, इसी के जैसा दूसरा मॉलिक्यूल, देखिए मैंने उल्टा लिख दिया है। और अब किसी तरीके से मैं इसमें से पानी हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस एसिड के मॉलिक्यूल से मैं वाटर हटा दूं किसी तरीके से, कोई केमिकल रिएक्शन करके मैं वाटर हटा देता हूं, तो उस दौरान क्या होगा कि अब आपके सिस्टम में, मतलब आपके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। देख सकते हो आर सी, इसका एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ दिखा ना, एक ऑक्सीजन ये रहा। और अब ये तो एलिमिनेट हो चुका है, हमें रिएक्शन नहीं अभी पता करनी है। हमने बताया कि किसी तरीके से ये वाटर क्या हो जाए, यहां से अगर हट जाए, ये लीजिए मैंने हटा दिया, ठीक। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये है और ये वाली इसकी ऑक्सीजन ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये एक स्टेबल कंपाउंड आपको नजर आ रहा है। तो जो आपको भी एलिमिनेशन, जब इसमें से हमने वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर हटा दिया, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड मिला है ना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं कि ये एसिड से मिला है, ये एसिड से बना है, एसिड का एनहाइड्राइड है। एसिड में से वाटर हटाया तो ये एनहाइड्राइड कंपाउंड बना, तो इसीलिए इस कंपाउंड को ही एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। लेकिन हमें तो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करो, आप ये कार्बन चेन हटा दो उधर से। ये तो कुछ भी हो सकते हैं, एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी। तो ये जो आपके सामने अब आपको नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है ये। और ध्यान से चेक कीजिएगा, या आपको कुछ ईथर जैसा भी नजर आ सकता है, ये कुछ कीटोन जैसा भी नजर आ सकता है। ईथर तो खैर अभी आपने पढ़ा नहीं है, यहाँ कहीं आने वाला है। ईथर इसमें भी आएगा, नहीं अभी पीछे पढ़ लिया, सॉरी आपने पीछे पढ़ लिया। तो ईथर में क्या देखा था आपने, ईथर में कुछ ऐसा था, दोनों तरफ कार्बन चेन थी डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट चेन नहीं है। यहाँ पे पहले CO ग्रुप आएंगे दो, और उसके बाद अब चेन आएंगी। तो ये डिफरेंस जरूर चेक करना। और कीटोन में आपको पता है क्या होता है, कीटोन में सिर्फ और सिर्फ ये एक CO ग्रुप के साथ फिर चेन अटैच होती है। तो अगर CO के साथ O हो और उसके बाद CO दोबारा से रिपीट अगर हो रहा है, तो ध्यान देना कि वो कंपाउंड क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड। और फंक्शनल ग्रुप का नाम सीधा ही लिखा जाता है एनहाइड्राइड। बहुत ध्यान से चेक करना, मैं बहुत आराम से आपको सिखाऊंगा। जिन लोगों को ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती या आती है बट एवरेज है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो इस तरीके से एक एक लेक्चर को देख करके ऑर्गेनिक को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस्टर। तो एस्टर बहुत सिंपल है रिप्रेजेंट करना, जरा देखो एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये देखिए दोनों में फर्क देखिए, ये एस्टर है, इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप जो कि कीटोन है, पहले कीटोन सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन आगे लगा दूं तो ये आपका ईथर टाइप लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कार्बन चेन और यहाँ कार्बन चेन लगा दूं तो ये फंक्शनल ग्रुप ना तो अब एनहाइड्राइड जैसा नजर आ रहा है, ठीक है, ना ही कार्बोक्सिलिक जैसा नजर आ रहा है। अब मैच कर लीजिए आराम से, आपकी कॉपी में आपने लिखा होगा, तो ना तो ये कार्बोक्सिलिक जैसा नजर आ रहा है, तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, ना तो कीटोन है, ना ईथर है, ना ही कार्बोक्सिलिक है। तो ये आपका एक अलग ही इसका नाम मिला हुआ है, और वो नाम इसका मतलब कंपाउंड को तो एस्टर बोलते हैं, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप के नाम को बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। समझते हैं सर ये क्या लिखा आपने, तो देखो सबसे पहले एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखा हुआ है, तो ये वाले हिस्से को तो इन्होंने कार्बोनाइल लिख दिया होगा, CO ग्रुप को कार्बोनाइल बताया। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे एक तो ये चेन है और इस चेन को बोलते हैं एल्काइल चेन। क्या बोलते हैं, एल्काइल चेन। भाई कार्बन की चेन है, एक साइड से फ्री वैलेंसी होती है, तो किसी भी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ सकता है। तो ये एल्काइल चेन भी है और O भी है। अब O क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सी लेना है आपको, ठीक है, और इसका ALK लेना है। तो इसको इन्होंने पहले लिख दिया,
क्या लिखा है एल, और इसको बाद में यूज कर लिया ऑक्सी। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है एल्कोक्सी, मतलब अल्काइल चेन है, ऑक्सीजन के साथ है और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अल्काइल चेन है, ऑक्सीजन के साथ और कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से इसका नाम पड़ा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, चेक कर लिया सबने, बिल्कुल अच्छे से देख लें एक बार ढंग से। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं एसिड अमाइड की। तो एसिड अमाइड को तो सिर्फ सीधे इसके फंक्शनल ग्रुप अमाइड ही बोलते हैं। तो जरा चेक करते सर, फंक्शनल ग्रुप दिखाते कैसे हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है कुछ ऐसा, ध्यान से चेक कीजिए, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, CO के साथ NH2, CO के साथ NH2, बिल्कुल अमाइड। ध्यान दीजिए, ये आपने जो सीखा है क्लोराइड, यहां पे Cl था, यहां से Cl हटा करके अगर मैं OR लगा दूं तो बन गया एस्टर वाली कैटेगरी आ गई, एस्टर बन गया ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं NH2 लगा दूं तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है एसिड अमाइड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक, तो एसिड अमाइड या डायरेक्ट अमाइड के नाम से इस फंक्शनल ग्रुप को जाना जाता है। नेक्स्ट सल्फोनिक, इसे सल्फोनिक के नाम से ही जानते हैं। सल्फोनिक डायरेक्ट आपको ध्यान रखना होगा SO3H, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर की वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये फ्री वैलेंसी किसी चेन से जुड़ी है और ये SO3H होगा। नेक्स्ट फटाफट चेक करते हैं प्राइमरी अमाइन। भी आपको एक चीज बता दें, अमोनिया तो सबने पढ़ा होगा, अमोनिया के बारे में सब जानते भी होंगे, NH3। लेकिन अगर किसी तरीके से इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी फ्री वैलेंसी से कार्बन चेन लगा दी जाए, देख रहे हैं ना, अमोनिया था पहले ये, ठीक, अमोनिया था, उसका एक हाइड्रोजन हमने किसी तरीके से हटा दिए, वो तरीके जो हैं वो रिएक्शंस आपको आगे पता लगेंगे। अभी तो आप बेसिक आइडिया ले रहे हैं ना सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। अभी आप मान लीजिए ऑर्गेनिक के ABC सीख रहे हैं, अगर ये ABC बहुत अच्छे से आप सीख जाते हैं, आप सारे ऑर्गेनिक को बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे अब मैं कार्बन चेन नहीं दिखाऊंगा, और ये जो मेरे सामने नजर आ रहा है ना, ये कंपाउंड, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये आपका अमीनो ग्रुप है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अमीनो ग्रुप। लेकिन जब चेन लगी थी तो ये पूरा कंपाउंड हो गया, ये पूरा कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड को हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। प्राइमरी अमाइन, इसका भी एक लॉजिक है कि आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा करके नाइट्रोजन से कोई चेन जोड़ी है, इसलिए प्राइमरी अमाइन। लेकिन जो नेक्स्ट वाला आपका है, पहले मैं इसका फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं, ये यहां पे लिख दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट वाला जो आपको बताता हूं वो भी इसी से रिलेटेड है, सेकेंडरी। अगर मैं किसी तरीके से इसका एक और हाइड्रोजन हटा करके उधर भी चेन लगा दूं तो ये दो बार अल्काइल चेन नाइट्रोजन से जुड़ी है, इसे सेकेंडरी, मतलब दो अल्काइल चेन के लिए बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो इस सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखाओगे बताओ, NH, दो तरफ फ्री वैलेंसी छोड़ोगे क्योंकि दो तरफ कार्बन चेन जुड़ेगी। तो सेकेंडरी अमाइंस के लिए आप यहां पे ये आपका हटा दिया, तो डाइवेलेंट, यहाँ पे दो एल्काइल चेन्स अटैच हो चुकी हैं आपकी। और अभी इसका नाम बता दें, इससे पहले आप टर्शरी एक बार और चेक कर लो। जो आपने अभी देखा कि प्राइमरी कुछ ऐसा था, सेकेंडरी आपका कुछ इस तरीके से था, टर्शरी कैसा हो सकता है? अरे भाई ये जो हाइड्रोजन बचा है उसे भी हटा दो। सारे हाइड्रोजन अगर हट जाते हैं और तीनों तरफ आप अल्काइल चेन लगा दें तो वो आ जाएगा इस कैटेगरी में। चेक कर लो फटाफट एक बार। तो इसके फंक्शनल ग्रुप को मैं लिखूंगा कुछ यहां पे इस तरीके से, ये फ्री छोड़ देंगे, इसको भी फ्री छोड़ देंगे। चेक करें फटाफट। ठीक, तो आपने चेक कर लिया होगा। तो मैं ये भी तीनों हटा देता हूं कंपाउंड्स, और इनके नाम अगर फंक्शनल ग्रुप के बताएं तो प्राइमरी अमाइंस का तो ये हो गया, सेकेंडरी अमाइन को बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप को इमाइनो बोलते हैं। जबकि टर्शरी का कोई खास नाम नहीं मिला इन्हें, तो इन्होंने लिख दिया टर्शरी नाइट्रोजन एटम। तो कुछ खास नहीं है, आपको कंपाउंड मतलब फंक्शनल ग्रुप की नोटेशन और कंपाउंड का पता होना चाहिए कि कंपाउंड को बोलते हैं टर्शरी अमाइन। भाई आगे देखिए, एल्केन नाइट्राइल,
या साइनाइड्स के नाम से आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। तो भाई ये फंक्शनल ग्रुप होता है CN, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा CN। जैसे 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 कोई भी कार्बन चेन है, कोई भी लंबी सी कार्बन चेन है और ये CN ऐसे लगा हुआ है, इसके साथ अटैच है, इस चेन के साथ, तो ये पूरा कंपाउंड है ना आपका, ये आपका क्या कहलाएगा सर? इसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, कैटेगरी आप बता सकते हो कि सर ये तो एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल्स के नाम से जाना जाता है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप साइनो फंक्शनल ग्रुप आप बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक तो इसको साइनो के नाम से भी जानते हैं या नाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, CN ग्रुप डन। और ऐसे ही आपका लास्ट बता देते हैं, फिर फटाफट आप पूरा नोट कर लेना आराम से। एल्काइल, इसको बोलते हैं आइसो साइनो या आइसो नाइट्राइल। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस चेक कर लीजिए एक बार। कार्बन अगर जुड़ा है कार्बन चेन के साथ तो नाइट्राइल सिंपल साइनो, और अगर नाइट्रोजन उल्टा है, नाइट्रोजन जुड़ा है फिर नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा है, मतलब एक ही साइड चेन जुड़ी हुई है वो भी नाइट्रोजन से, तो उसे बोलते हैं आइसोसाइनो या आइसोनाइट्राइल। ठीक, फटाफट चेक करें और फिर आगे देखते हैं बचे हुए। हाँ बच्चों देखो, मैंने सारे फटाफट लिख दिए ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आप लोग जल्दी जल्दी इन चीजों को समझ पाएं। देखो बचे हुए नाइट्रो की अगर बात करें हम, नाइट्रो कंपाउंड्स तो बहुत ही सिंपल है। देखो सीधा ही NO2, जैसे कोई भी कार्बन चेन है और सीधा उसके साथ NO2 अगर लगा हुआ है तो हम उन्हें नाइट्रो कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो NO2 आपका मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइड्स, ध्यान देना पीछे नाइट्राइल एक में लिखा था, ध्यान देना वो कौन सा था? CN वाला, तो इस चीज को ध्यान देना। ये नाइट्राइट है, तो नाइट्राइट वाले में आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, ONO। दोनों में, इन दोनों में फर्क है, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैचमेंट होगा, चेन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैचमेंट है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ONO को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। तो कंपाउंड की कैटेगरी क्या होती है? अल्काइल नाइट्राइट। अच्छा इमाइन, इमाइन सर इमाइन देखिए, इमाइन का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, लेकिन इमाइन से पहले एक हमने पीछे लिखा हुआ इमाइनो, तो आप ध्यान देना वो इमाइनो फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी अमाइन के लिए, जिसमें अमाइन ऐसा था, है ना, ऐसा था, दो तरफ से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में नाइट्रोजन के साथ एक H है लेकिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों में फर्क देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड से दो अलग अलग तरफ से चेन से अगर अटैच है तो वो सेकेंडरी अमाइंस कहलाता है। लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड से ही चेन से जुड़ा हुआ है तो वो किस कैटेगरी में आता है? इमाइन की कैटेगरी में। बहुत वैल्यूएबल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर आगे आपको रिएक्शंस और उसके जितने भी मैकेनिज्म है या टोटल जानकारी ऑर्गेनिक की चाहिए तो ये फंक्शनल ग्रुप का वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नाइट्रोसो, देखिए फंक्शनल ग्रुप अगर NO है, सिर्फ NO, और वही आपका चेन से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो वो कौन सी कैटेगरी होगी? नाइट्रोसो कैटेगरी होगी। आपको मेमोराइज करने होंगे, एक बार याद नहीं होंगे, बार बार आपको देखना होगा तब आप याद कर लेंगे, या प्रैक्टिस के लिए आप जो है बार बार कॉपी में एक बार लिख लें तो ध्यान रख सकते हैं, 2-3 बार चेक करेंगे तो। अच्छा हाइड्राइजिन, हाइड्राइजिन देखिए, हाइड्राजिन कैसा होता है? NH और उसके साथ एक और NH2। अगर यहाँ पे मैं अल्काइल चेन लगा दूं तो ये जो कैटेगरी हो जाएगी कंपाउंड की, एक हाइड्राजिन नाम की कंपाउंड्स की कैटेगरी बन के आएगी। इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं होता है एजो कंपाउंड। मोस्ट कॉमन, कोई भी कंपाउंड में अगर आपको ऐसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ और दोनों अल्काइल चेन, दोनों तरफ अल्काइल चेन से अटैच मिले तो वो आपके कौन से कंपाउंड हुए? एजो कंपाउंड। कौन से कंपाउंड हुए? एजो कंपाउंड। चेक कर सकते हैं आप, ध्यान से एक बार देख लीजिए, एजो कंपाउंड। जबकि डाईएजो कंपाउंड्स मोस्ट कॉमन होंगे जिसमें नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड होगा, जो बीच वाला नाइट्रोजन होगा जो ट्रिपली बॉन्डेड होगा वो किसी चेन से जुड़ा है, किसी, वो चेन आपकी रिंग भी हो सकती है, मतलब रिंग हो सकती है, चेन हो सकती है, कोई भी, यहाँ पे कार्बन चेन होनी, यहाँ पे कार्बन की स्पीसीज है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके साथ अगर ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं डाईएजो कंपाउंड। बहुत अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इनके कंपाउंड्स की डिटेल सीखने को मिलेगी, डाईएजो कंपाउंड्स। बचे हुए आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, साइनेट, साइनेट जिसको OCN करके रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि कुछ बुक्स में ऐसे करके CNO लिखा भी मिल जाता है, लेकिन सही स्ट्रक्चर जो है आपकी OCN। ऑक्सीजन से अगर अटैचमेंट है चेन का तो साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड।
ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन जैसे OCN था, लेकिन यही बॉन्ड अगर बना हो नाइट्रोजन के साथ, देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, तो उसे देखिए क्या नाम देते हैं, आइसोसाइनेट। ठीक, और नेक्स्ट में भी बहुत सिंपल है, थायोसाइनेट। देखिए थायो, जहां पे O था वहां पे देखिए सल्फर है, जहां पे O था वहां पे सल्फर है। जितने भी तक आपने कंपाउंड थायो वाले पढ़े हैं, बस ऑक्सीजन हटा करके वहां पे क्या लगा दिया गया, सल्फर, बाकी बिल्कुल सेम है। तो अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर है तो थायोसाइनेट, लेकिन अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन साइड से क्रिएट कर रखी है, नाइट्रोजन जुड़ा है चेन से, तो उसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट। फटाफट जल्दी से लिख लो और आइए मूव करते हैं नेमिंग के लिए कुछ बेसिक रूल्स और वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, हाँ बच्चों, तो देखो अगर नाम की अगर बात करते हैं तो बेसिक रूल्स में देखते हैं एक बार। सर नाम भी तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कुछ रूल्स के बेसिस पे लिखा जाए जिसे IUPAC नेमिंग के थ्रू मतलब नेमिंग कहा जाता है, ठीक है, और एक होता है जिसे हम कॉमन नेम भी कहते हैं, नहीं तो ट्रिवियल नेम के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पार्ट है, ये रूल्स के बेस पे है, लेकिन ये क्या है सर, ये कैसे लिखते हैं, कई सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम होता है भाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं HCOOH, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप इसको 10th में पढ़ते थे, मीथेनोइक एसिड, क्या नाम देते थे, मीथेनोइक एसिड। लेकिन इसी का कॉमन नेम आपको शायद पता जरूर होगा, इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो भाई ये मीथेनोइक हो या इथेनोइक एसिड है, इस तरीके जो नाम होते हैं वो तो रूल्स के बेसिस पे सिखाए जाते हैं, रूल्स के बेसिस पे सिखाए जाते हैं। तो ये तो IUPAC हुआ, ये नाम तो IUPAC है, लेकिन ये नाम जो है वो कॉमन नेम है। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं ना कि कॉमन नेम और IUPAC में डिफरेंस क्या है। तो भाई कॉमन नेम जो होते हैं ये सोर्स के बेसिस पे लिखे जाते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स, या फिर कुछ हद तक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी दे देते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल जो HCOOH है, जिसको हमने फॉर्मिक एसिड का नाम मतलब फॉर्मिक एसिड नाम दिया, तो फॉर्मिक एसिड बेसिकली कहां से आया है, फॉर्मिकस वर्ड से आया है। फॉर्मिकस का मतलब होता है रेड एंड, तो इसका मतलब हुआ कि जो लाल चींटियां होती हैं उनमें ये एसिड पाया जाता है, इसीलिए शायद इसका नाम फॉर्मिक एसिड डाल दिया। तो इसी तरीके से जो जनरल जो नेमिंग है कि उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे या उनके सोर्स के बेसिस पे नाम लिख देते हैं, तो वो कॉमन नेम, ये जनरली आपको याद करने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात जब आती है IUPAC नेमिंग की, तो हमें दो तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। कैसे, क्या कुछ, तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ ये, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, हमें अभी नाम लिखना नहीं आता, बट हम पार्ट्स तो देख सकते हैं ना कि कौन कौन से पार्ट्स हैं कंपाउंड में, कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे देखो सबसे पहले एक लंबी सी जो चेन होती है, जो सबसे लंबी चेन होती है, उसे बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। बेसिकली कार्बन चेन की हम बात कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, वर्ड रूट। ध्यान दीजिएगा, अब उस चेन में जो फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके नाम पे इस कंपाउंड की आइडेंटिटी छुपी है। हालांकि हमें दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे होंगे, ऐसे हैलोजन भी है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, लेकिन अभी आपको बताएंगे कि सभी फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं होते, सभी फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं होते, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कुछ ज्यादा प्रायोरिटी के होते हैं, जिनको ज्यादा वेटेज मिलती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप एक राजा की तरह काम करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड का बिहेवियर कैसा होगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप, जो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन्हें सफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, मतलब उनका जो नाम है वो एज अ सफिक्स में यानी कि पीछे की तरफ लिखा जाता है। और जो आपको ये नजर आ रहा है, जो साइड में इस चेन के ऊपर या नीचे नजर आ रहे हैं, इनको ब्रांचिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग, या फिर सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम देते हैं,
सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो ब्रांचिंग है सब्स्टिट्यूएंट है, एक सेना की तरह बोल सकते हैं, ये सबसे आगे आते हैं, ये सबसे आगे की तरफ आते हैं, इसीलिए इनको एज अ प्रेफिक्स लिखा जाता है। तो आपको 3 बेसिक पार्ट मैंने अभी बताए हैं, इस नेमिंग में 3 बेसिक पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। पहला बेसिक पार्ट कौन सा है? वर्ड रूट, जो कि चेन की लेंथ होती है। दूसरा बेसिक पार्ट है सफिक्स, जो चेन की लेंथ के बाद उस कंपाउंड की आइडेंटिटी जिससे होती है, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो डिसाइड करता है उस कंपाउंड की आइडेंटिटी क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो वो आपका एज अ सफिक्स काम करेगा। और जो आपका चेन में इसके अलावा जो हिस्सा बचता है, इसके अलावा सफिक्स और चेन के अलावा भी अगर कोई पार्ट है तो वो किस कैटेगरी में आता है, उसको सबसे आगे लिखते हैं, मतलब प्रेफिक्स की कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे IUPAC नेमिंग के थ्रू लिख सकता हूं वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट प्लस पीछे लिखूंगा सफिक्स और आगे लिखूंगा प्रेफिक्स। देख सकते हैं आप लोग, जल्दी से फटाफट देख लो एक बार, और मैं उधर वाला हिस्सा हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। और ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ये सभी पार्ट्स बताने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, तो आपने ये भी नोट कर लिया होगा। तो क्या सर ये बेसिक 3 पार्ट होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ होता है? तो बिल्कुल इसके अलावा भी है, फटाफट देखो, और मैं इसको ऊपर बना लेता हूं। यहां पे हमने लिखा था प्रेफिक्स, यहां हमने लिखा था वर्ड रूट, और इस साइड हमारा था सफिक्स। तो प्रेफिक्स में और सफिक्स में भी भाई हिस्से होते हैं, जबकि कार्बन चेन, कार्बन एटम, ये फिक्स हो जाता है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि सर कार्बन चेन, अगर एक कार्बन का कोई पार्ट है, मतलब कार्बन कंपाउंड है, तो मिथ करके पढ़ते हैं, ये चीज तो जरूर बच्चों को याद होगी, ठीक, ये चीज जरूर बच्चों को अच्छे से याद होगी। क्या बोलते हैं 4 को? मिथ, इथ, प्रॉप, यस, टेट्रा वेट्रा नहीं बोलना, ठीक है, ब्यूट, बट नहीं बोलना, ब्यूट। पेंटा के लिए सिर्फ पेंट लगाना है अभी, 6 के लिए हेक्स, और ये बिल्कुल हैप, ये क्या आएगा? ऑक्ट, और इसके लिए क्या लगाते हैं? नॉन, और ये आपका डेक। तो चाहिए तो इतना ही होता है, सभी लोग बताते हैं कि 10 तक ही चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा और आगे तक जाएं, कई बार वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। 13 की अगर बात करें तो ट्राइडेक, ब्यूट डेक या टेट्रा डेक भी बोल सकते हैं, टेट्रा डेक, पेन डेक, मतलब ये डेक के नाम से ही कंटिन्यू आगे चलेगा। तो ये फिक्स था, मैंने बता दिया। लेकिन भाई जो प्रेफिक्स है ना, ये फिक्स नहीं है, ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, और आपके सफिक्स भी आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। भाई अगर नाम सीखना है, कुछ चीज अच्छे से पढ़नी है, तो सारी डिटेल तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहां पे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, और सेम उसी पैटर्न पे यहां पे भी है, प्राइमरी प्रेफिक्स, प्राइमरी आगे नहीं, बिल्कुल वर्ड रूट के आसपास प्राइमरी, ठीक है, और यहां पे ये आपका सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक। कितने हिस्से हो गए? अब 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। अब देख लेते हैं सर कहां पे कौन सी चीज आएगी। तो बिल्कुल पहले पीछे वाले की बात कर लेते हैं, सफिक्स। अगर बात करें सफिक्स की प्राइमरी वाले, तो यहां पे आपका एन, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट है तो इन, अगर आपका डबल बॉन्ड वाला पार्ट है तो आइन, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले चेन में हो सकता है ना कि वेरिएशन हो, ठीक। अब सर सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूं, और जब हम फंक्शनल ग्रुप वाले नेमिंग पढ़ेंगे मैं आपको फिर से तब रिपीट कराऊंगा। तो देखो यहां पे आपका OH, ये आपका सल्फोनिक ग्रुप, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आपका अमाइड ग्रुप, जो आपने पीछे पढ़े हैं कॉमन वाले बता रहा हूं, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर, ये फ्री आप छोड़ सकते हैं, या फिर यहां पे कार्बन चेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस्टर,
कीटोन भी हो सकता है, बिल्कुल एल्डिहाइड भी हो सकता है, नाइट्राइल भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाए सर ये प्राइमरी प्रेफिक्स एक बार बताएं, तो प्राइमरी प्रेफिक्स बहुत कॉमन है कुछ ही केसेस में, बस मोस्ट कॉमन तो साइक्लो, ये वाला साइक्लो, जब कंपाउंड कैसा होगा साइक्लिक, व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक। और कुछ एक केसेस में एजो भी एज अ प्राइमरी प्रेफिक्स यूज होता है, एजो भी पीछे पढ़ा था ना आपने, एजो, ठीक है, या डाइएजो, ये भी कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये देखिए कौन कौन से होते हैं। हो सकता है कि कोई कार्बन चेन है जिसमें बीच में ये कार्बन चेन और लगी है, तो इस कार्बन चेन को तो ब्रांचिंग में काउंट करते हैं, तो ऐसी छोटी कार्बन चेन को एल्काइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्काइल। तो यहां पे मैं इस एल्काइल चेन को आर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो भाई ये एल्काइल चेन हो सकता है, कार्बन चेन, डन। इसके अलावा ओ आर, ईथर देखा था ना आपने, तो इसका एक हिस्सा सब्स्टिट्यूएंट, एक हिस्सा प्रेफिक्स के तौर पे आगे यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसे एल्कोक्सी बोलते हैं। कैसे? ऑक्सीजन और एल्काइल चेन दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो एल्कोक्सी बोलते हैं। यहाँ पे नाइट्रो भी मोस्ट कॉमन यूज होता है, और नाइट्रो के जितने नाइट्रो सो भी यूज हो सकता है, ठीक है, ये वाले यूज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका और कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है? नाइट्रोसो आ सकता है, चेक करें फटाफट। तो इसमें एक और आप लिख सकते हैं हेलो, मतलब हेलोजन के लिए, और नाइट्रो का ही एक ONO भी सीखा था, तो वो भी आप लिख सकते हैं नाइट्राइट। मोस्ट कॉमन में तो ये आपके कॉमनली यूज हो जाते हैं, ये वाला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 4-5 जरूर आप जो मैंने आपको हाईलाइट किए आपके नेमिंग में, ये जरूर आपके काम आएंगे। तो फटाफट एक बार चेक कर लो और फटाफट इसको सीख लो, कॉपी में जरूर लिखें, ठीक। हाँ बच्चों, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल देकर के ये आपने जो लिखा हुआ है इसको अप्लाई करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज इनको सीखेंगे और ध्यान से जो है पढ़ेंगे। एक एक करके सभी कैटेगरी में एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, तो प्लीज उसे मन से देखिएगा। देखो सपोज एक ही कंपाउंड है और एक कंपाउंड यहाँ पे मैं साइक्लिक ले रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ जितना मैं आपको बताऊं उतनी इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि वो रूल आपके दिमाग में आ जाए और आप उन रूल्स के बेसिस पे उन सभी पार्ट्स को याद कर पाएं। तो देखो ये कंपाउंड सिंपल चेन वाला है, तो इस पूरे चेन में देखिए ये आपकी मेन चेन है। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3, 3 कार्बन आ रहे हैं। मतलब सर जो वर्ड रूट होगा वो होगा 3 कार्बन के हिसाब से क्या लेंगे, उसे क्या लेंगे बताओ? प्रॉप। क्या नाम होता है उसका? प्रॉप लेंगे। अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका, जो कि एज अ सफिक्स होगा, ये सफिक्स होगा। और ध्यान देना है ये 2 डिग्री सफिक्स होगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ये आपका जो इन आएगा बच्चे, ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स है। इन चीजों को ध्यान देना जरा, और मैं यहीं पे वर्ड रूट लिख देता हूं। ये आपका जो बॉक्स में आ रहा है ये आपका वर्ड रूट है, प्रॉप करके आप पढ़ेंगे। ये आपका क्या है? वर्ड रूट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस चेन में ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है ये सर आपका प्रेफिक्स। लेकिन सर ये कौन सा प्रेफिक्स है? कंपाउंड तो सीधा है, स्ट्रेट है, एजो भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, तो ये आपका 2 डिग्री प्रेफिक्स है। तो इस वाले कंपाउंड में आपका जो प्राइमरी प्रेफिक्स है वो नहीं है, वो उसमें देखने को मिलेगा। तो असेंबल कर दो, सभी पार्ट्स को जोड़ दो। सबसे पहले 2 डिग्री प्रेफिक्स आता है, याद करो, सबसे पहले 2 डिग्री प्रेफिक्स आएगा, फिर आपका 1 डिग्री प्रेफिक्स आना चाहिए, मैं सीक्वेंस पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद वर्ड रूट आना चाहिए, उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स आएगा, चेक करो एक बार, और फिर उसके बाद ये लीजिए, यही सीक्वेंस था जो पीछे आपने देखा। अब देखो 2 डिग्री प्रेफिक्स, सर क्लोरो लिखा है मतलब Cl है, तो Cl को क्या क्लोराइड लिख दें? तो इसके रूल्स होते हैं, हैलोजेंस को हैलो करके पढ़ना है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? क्लोरो। अभी आप इतना ध्यान दीजिए, 1 डिग्री प्रेफिक्स है नहीं तो कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद आपका सीधा ही वर्ड रूट, देखिए प्रॉप आएगा,
लिख सकता हूं प्रॉप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में इन आ रहा है, चलिए ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो क्या कार्बोक्सिलिक लिखे? नहीं, पूरे फंक्शनल ग्रुप का एक वर्ड होता है जिसको एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। तो आपको अभी अच्छे से पता होगा कि कार्बोक्सिलिक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड यूज करते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा ओइक एसिड। ये रूल्स में आपको भी बताया जाएगा कि किस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में और आपके सफिक्स में क्या नाम दिया जाता है। तो हैलोजन ये आपका हो गया, तो क्लोरो प्रोप इन, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि ये दोनों के दोनों वॉबल हैं, तो आप यहां से ई ड्रॉप करके सीधे लिख सकते हो ओइक एसिड। तो ये आपका नाम हो गया। लेकिन इस नाम में एक थोड़ी सी भी कमी है, ये जो आपके प्रीफिक्स होते हैं ना, इनकी पोजीशन बतानी पड़ती है चेन में क्या है, इनकी पोजीशन बतानी पड़ती है चेन में। लेकिन मैंने क्लोरो की पोजीशन तो बताई नहीं है, तो मैं आपको अभी बताता हूं इसमें कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को यानी उसके साइड से काउंट करना 1 2, अगर उसमें कार्बन है तो उसको 1 देना, ठीक है, 1 2 और ये 3। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्लोरीन कौन से पोजीशन पे, 2 पे, तो आप यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये आपका 100% सही नाम हो चुका है, 2-क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड। तो ये तरीका होगा कि आप नाम किस तरीके से लिखते हैं। सेम पैटर्न पे अगर उसमें चले तो देखो उसमें देखिए यहाँ पे ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है 2 डिग्री सफिक्स, जिसको एल्कोहल ग्रुप है, और एल्कोहल को आपको जरूर याद होगा एज अ ऑल करके बोलते, ऑल है ना, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और ये जो आपका है हैलोजन है, हैलोजन हमेशा 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम करता है, ठीक। ब्रोमो करके पढ़ा जाएगा। ये देखिए यहां पे ये आपको एक चीज नजर आ रही है, डबल बॉन्ड भी है सर यहाँ पे। सो डबल बॉन्ड आपका अगर है तो प्राइमरी प्रीफिक्स है, या ट्रिपल होता तो भी प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों नहीं होगा, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स होगा। भाई ध्यान से चेक करना, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, और इसको इन करके ही पढ़ना है, बिल्कुल इन करके पढ़ना है सर। और वर्ड रूट तो बताओ, तो आप देख सकते हो ये जितने भी कॉर्नर नजर आ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड बंद है ना ये कंपाउंड, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, मतलब 6 कार्बन की रिंग है, तो हेक्स करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, वर्ड रूट तो हेक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हेक्स पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि बंद है तो यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स भी आएगा, और वो होगा साइक्लो। याद है आपको, साइक्लो बताया था। तो अब इन पार्ट्स को यहां असेंबल करते हैं तो साफ तरीके से हमें ये नजर आएगा। तो देखिए ढूंढिए 2 डिग्री प्रीफिक्स का ढूंढिए, ये रहा, ब्रोमो लगा दे। 1 डिग्री प्रीफिक्स उस वाले कंपाउंड में तो है, तो देखो कहां पे 1 डिग्री, ये रहा साइक्लो। वर्ड रूट कितने का है, 6 कार्बन की रिंग सी थी, ये रिंग है ना, हेक्स लगा दिया। अनसैचुरेशन है, मतलब इसमें प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में मेन आपका सेकेंडरी सफिक्स ऑल, देखो मैंने सारे लगा दिए। तो ये आपका हो गया ब्रोमो साइक्लो हेक्सी, ये ड्रॉप करना है ई ऑल। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं देखना कि कब ड्रॉप करना है कब नहीं, वो जैसे जैसे आगे आप नेमिंग सीखेंगे वहां पे आपको क्लियर होगा। तो अभी का एग्जांपल देख लीजिए, पूरा हुआ, लेकिन अभी भी गड़बड़ है, इसमें नंबर दिखाया जाता है। अगर आपके चेन या रिंग में कहीं पे भी हेलो वो क्या कहते हैं आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो उसकी पोजीशन मेंशन करते हैं। क्या करते हैं, पोजीशन मेंशन करते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज पीछे वाले कंपाउंड में भी बताना चाहता हूं कि जो आपका इन था, जो आपने इन लगाया था, उसमें हमने पोजीशन मेंशन नहीं की। हमें हर एक मेन फंक्शन ग्रुप के साथ साथ आपके हर एक पार्ट की पोजीशन क्या करनी होती है, मेंशन करनी होती है। वो अभी मैं दोबारा से एक बार उसको नाम लिखता हूं, चेक करना। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन ग्रुप 1 है, और जो आपका दूसरा फंक्शन ग्रुप है वो मतलब जो आपका प्रीफिक्स है वो 2 पे है, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। साथ ही साथ आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 1 ऑल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका फंक्शन ग्रुप 1 पोजीशन पे नहीं है तो आपको नंबर पक्का लिखना होता है, लेकिन अगर वो 1 पे है तो आपकी चॉइस है कि आप उसे 1 ऑल लिखें या डायरेक्ट मेंशन करें।
तो ये वाला भी क्लियर हो गया। एक बार पिछले वाले एग्जांपल में वापस लिखता हूं और उसमें वो करेक्शन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे पता लगेगी। तो हमने नाम क्या लिखा था, हमने लिखा था 2 क्लोरो प्रोप, यहां पे मैंने ईन लिखा और उसके बाद आपको बताया था ओइक एसिड। तो इसी को अगर इस तरीके से वापस रिप्रेजेंट करें तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है, प्रोप। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां थी, 2 से। डबल बॉन्ड स्टार्ट कहां से हुआ था, डबल बॉन्ड 2 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 पे स्टार्ट हुआ था। तो यहां पे आपको ऐसे लिखना चाहिए। और अब इसे करेक्ट कर लें, इन और उसके बाद ओइक एसिड या फिर 1 ओइक एसिड भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पीछे वाला जो है उस वाले पार्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं थी, ठीक। तो ये सभी पार्ट्स आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए कि किस तरीके से हम लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं दूंगा उसमें सभी रूल्स के साथ आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।